बाय द टाइम पीपल आर रेटिंग, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स तीनों में से किसने अप्लाई की, जरा यहां से देख के ही आपको पता लग जाएगा। ओनली चाइना चल रहा है। इन्होंने तो डिफेंस पे काम किया, इकोनॉमिक्स गई तेल लेने। इन्होंने काम किया सिर्फ सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पे, इकोनॉमिक्स में कोई काम किया ही नहीं। और अभी तो हालात सुधर गए हमारे देश में टैक्सेशन वगैरह को लेकर। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे समझ लीजिए, और थोड़ा पहले चले जाए 70 से पहले, 90% तक का तो टैक्स होता था लोगों की इनकम पे। ऐसे ऐसे टैक्स होते थे कि आपको लगता था कि जिस दिन सैलरी मिले टैक्स देने के बाद जाए आत्महत्या कर लें। 10 से 12% सैलरी अगर घर आ गई तो समझ लीजिए बहुत बचा लिया आपने। 93 to 97% 50 और 60s में टैक्स हुआ करता था हमारे देश में। तो आज भी है, बट आज उतना ज्यादा नहीं है। जीएसटी वगैरह सब जोड़ जाड़ भी लें तो भी समझ लीजिए लगभग आपकी आधी इनकम टैक्सेबल होती है, बस आधी बच जाती है। उस समय तो 100 रुपए कमाने वाला 93 रुपए टैक्स देता था सरकार को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर। तो आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 20% तो समझ लीजिए डायरेक्ट टैक्स चला गया, बचा कितना? 80,000। और 80,000 में अगर आपने मेजोरिटी एक्सपेंडिचर किया और ऐसी चीजें खरीदी जिसपे 18% जीएसटी है, तो 18% ये टैक्स हो गया इनडायरेक्ट और 20% डायरेक्ट। लगभग आपने 35 से 40% के आसपास टैक्स पे कर दिया। और उस जमाने में तो 93-94% टैक्स हुआ करता था। तो हमने इकोनॉमिक्स की बात नहीं की कभी भी। वी ओनली टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म। एंड दैट वाज द रीजन कि इतना बड़ा समृद्ध देश होने के बावजूद भी हम चाइना को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाए। बिकॉज आर पॉलिटिकल लीडर्स ओनली केयर्ड फॉर देम सेल्व्स ओनली। उन्होंने देश की बात कभी की ही नहीं। देश की बात यहां की गई, बोरोइंग की गई, लेंडिंग की गई। जितने कॉर्पोरेट्स आए उन सब में चाइना की गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हारी कैपिटल में 25% पैसा हम लगा देंगे और हमें सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देना, हमें कोई इस लेंडिंग पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो भाई बिजनेसमैन को अगर 1/4 कैपिटल फ्री में मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे भी प्रोविजन आए, बट किसको मिली लेंडिंग? नेताजी के भाई को, नेताजी के विधायक को, अरे नेताजी के भतीजे को। भतीजा बोलते हैं ना, चाचा विधायक है हमारे। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर। तो उनको लेंडिंग मिली, वो पैसे ही खा गए फैक्ट्री में लगाने की बजाय। वेर यहाँ पे ये नॉर्म्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि अगर आपने सरकारी पैसे के साथ चालबाजी धोखेबाजी की तो समझ लीजिए आपको जेल नहीं तो शूट कर दिया जाएगा। यहां बढ़िया राम जेठमलानी को पकड़ लिया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। अंडरस्टैंडिंग? तो समहाउ हमारे जो लॉज थे शायद यही थोड़े वीक थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज वेरी 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 पुअर एक्चुअली, और उस वजह से ही लोग एकदम धड़ल्ले से बदमाशी करते थे। चलिए समझ गए इस बात को। सो चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूस सिविलाइजेशन। इनको प्रैक्टिकली रूल किया, बट इतने इन्वेजन नहीं हुए जितने इंडिया में हुए। तो थोड़ा सा खैर वो भी हमको नुकसान हुआ। तो इनकी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेटेस्ट डेटा आप गूगल से चेक करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बट ज्यादा चाइना मेन लैंड जो है काम वही होता है, ये जो ऊपर की तरफ का एरिया है ये थोड़ा बैरन टाइप का ही है। तो चाइना के फैक्ट्स नोट कर लीजिए ज्योग्राफिकली। मूविंग अहेड, चाइनाज ग्रोथ प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1949 हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपने सुना होगा। काफी कंट्रीज में या स्पेसिफिकली इंडिया में चाइनीज गुड्स को जब अबैंडन करने की बात आई तो बोला गया मेड इन चाइना सामान मत खरीदना। चाइना वाले समझ गए, उन्होंने मेड इन चाइना छोड़ के लिखना स्टार्ट कर दिया मेड इन पीआरसी। लोग समझ ही ना पाए काफी साल तक, तो 1-2 साल तक बढ़िया बिजनेस कर ले गए। और पीआरसी का मतलब क्या था? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1953 में इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की। मैं थोड़ा इंडिया के भी पॉइंट्स यहां पे लिखता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि टाइमलाइन वाज मोर और लेस सेम, या चाइना ने लेट स्टार्ट किया तब भी वो आगे चले गए क्योंकि उनके यहाँ मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा था ही नहीं। ओके, तो उनके लिए मंदिर मस्जिद बस फैक्ट्री थी। तो 1947 इंडिया स्टार्टेड, पाकिस्तान का भी 1947 था। 1953 में दे स्टार्टेड विद इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारा पहला इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था? 1948 में, दूसरा आया 56 में और तीसरा आया 1991 में। देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां अलग करूंगा। जैसे उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड था तो यहीं पे इंडिया चूक गया। अगर अभी हम आगे कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा 40 और 56 में उतना प्रॉब्लम नहीं था। जैसे हमारे यहाँ 48 और 56 था वैसे ही उनके यहाँ 53 भी था। बट सबसे बड़ा गैप आना स्टार्ट हुआ 91 में। हमने 91 में जो काम स्टार्ट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाना, चाइना ने वो काम 58 और 60 में स्टार्ट कर दिया। हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ध्यान दिया कि उन चीजों को खुद बना लो जो बाहर से इंपोर्ट करते हो।
चाइना ने कहा उसको तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हम हिंदुस्तान में गणपति भी बनाएंगे, हिंदुस्तान के गणपति हम ही बना देंगे। तो वी टॉक्ड ओनली ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बट दे टॉक्ड ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमने या हमारे जाइलो ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पे कोई भी ध्यान दिया ही नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि उसके बाद जो रेवोल्यूशन 2014 में हमारे यहाँ आया, उनके यहाँ 66 और 76 में आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोले जाते हैं चाइना में 78 में आए, रियलिटी में वो 58 में आ चुके थे। तो यू कैन से कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस तो हो गए थे, आई रिपीट चिल्ड्रन, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, बट जो सही में सक्सेसफुल वो ज्यादा हुए वो 2014 के बाद हुए। मतलब हमारी जो प्रैक्टिस 1991 में स्टार्ट हुई, चाइना ने उस प्रैक्टिस को 58 में स्टार्ट किया था, एंड बहुत धाकड़ तरीके से, भयंकर तरीके से 78 तक काफी डेवलपमेंट किया। तो हमने सिर्फ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की, बट दे टॉक्ड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एज वेल। समझ में आ गया डिफरेंसेस कहां पे थे? तो कॉपी कर लीजिए टाइमलाइन, इंडिया वाली चाहे तो मत लिखिएगा। तो वी कैन से कि भाई इनके यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग 78 में स्टार्ट हुई, बट इट स्टार्टेड एक्चुअली इन 58, और हमने कब स्टार्ट किया? 91 में। अब चाइना को प्रॉब्लम आ रहा है कहां से? जो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उनके यहाँ अब बुढ़ों की संख्या ज्यादा है और जवान लोगों की कम, इसीलिए ये सब उल जलूल हरकतें उन्होंने चालू कर दी। अगल बगल वाले कंट्रीज को पटा के रखो थोड़ा सा, उनके थ्रू, चाइना के थ्रू, उन कंट्रीज के थ्रू लोगों को, आप सुनते हैं ना फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं, इंडिया के तो होते ही होते हैं, दूसरे देशों में बहुत हो रहा है सबका। व्हाट इट, चलिए। तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनके यहाँ बुढ़े ज्यादा हैं तो प्रोडक्शन करने वाले लोग कम है। ये कौन है सर? माओ जिडोंग। ये शी जिनपिंग के दादाजी लग रहे होंगे मेरे को तो, बाकी मैं इनको ठीक से जानता नहीं हूं। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, हमारे तो इंडिपेंडेंस में ही था, इनके यहाँ 49 में आया, इसके बाद डिक्टेटरशिप होता था। सो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स, एंटरप्राइजेस एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स वर बॉट। आपने जमींदारी सिस्टम सुना है बच्चों? जमींदारी सिस्टम सुना है? जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। सर क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स 1608 में इंडिया आए, तो वो जो ब्रिटेन की ओरिजिनल ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एकदम मिनिमम अमाउंट देकर उनको यहां भेजा, और बोला कि अगर उस देश को वहां रूल करना है, जिस ऑफिसर के दिमाग की खुड़पैच रही हो कि भैया हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे नहीं, वहीं एक नई दुकान खोल लो। तो अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, तो टैक्सेशन की तो कोई बात ही नहीं आती। तो मुगल्स को भगाने के लिए उनसे लड़ाइयां करनी थी, क्योंकि उस समय तो भाई हंटिंग का ही जमाना होता था, तो उसके लिए चाहिए था पैसा। तो उन्होंने कुछ चापलूस लोग इकट्ठे किए, जिनको जमादार नहीं जमींदार बोला गया, और उन जमींदारों को राइट दे दिया गया कि भाई आप किसानों से उनकी फसल के हिसाब से उनसे लगान वसूलिए, टैक्स वसूलिए, और उससे जो हमको पैसा मिलेगा, हम उस पैसे से अपनी वॉर्स वगैरह को फाइनेंस करेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो जमींदार ने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रिटिशर्स ने मेरे को जमींदार हायर किया, ठीक है, और आप एक गरीब किसान हैं, तो पहले तो आपकी जमीन मैंने हथिया ली। फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हमको 1 लाख रुपए साल का लगान चाहिए, अब मैंने आपसे 10 लाख वसूल लिया, तो मेरी जेब में पैसे ज्यादा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कम गए। खूब चलता रहा, बट ब्रिटिशर्स उसी में खुश थे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना स्टार्ट किया। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से फिनिश गुड्स बना के महंगे में बेचते थे। जब इंडिपेंडेंस हो गया 1947 में, तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स बने, तो पूरी तरह से जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। तो जिनके पास जो भी जमीनें थी सरकार ने ले ली, 25 गुना तक मुआवजा दिया गया उन लोगों को जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन थी। 12.5 एकड़ से ज्यादा अगर आपके पास जमीन है तो आपसे आपकी जमीन ले ली जाएगी। अगर आपकी ओरिजिनल फैमिली प्रॉपर्टी है तो वो आपके पास रहेगी, एल्स माना जाएगा अगर आपने हथियाई है तो पूरी जमीन भी हम वापस ले सकते थे, और उन लोगों को दे दी गई जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो हमने ये काम 1950s के आसपास स्टार्ट कर दिया था। चाइना ऑल्सो स्टार्टेड दिस व्हेन 1949। बट इन्होंने जब इन सारी चीजों को खरीदा, तो प्रैक्टिकली खरीदा नहीं था, 100% ओनरशिप नहीं थी। इन्होंने ओनरशिप कितनी रखी? 20%, 25%, 30%, मतलब गवर्नमेंट बिकेम पार्टनर। तो वहां पे टैक्सेशन का वो सिस्टम नहीं था जो हमारे देश में है। क्यों हमारे देश में लोग इतनी टैक्स की चोरी करते हैं? रीजन नंबर 1, रिच कम्युनिटी एंड अपर मिडिल क्लास, ये लोग सरकार को टैक्स देते हैं, बट सरकार बदले में इनको क्या देती है? संडे हो या मंडे रोज खाएं,
अंडे, सरकार इनको अंडा देती है, तो इसलिए टैक्स पेयर कहता है मैं काहे टैक्स दूं, मेरे को बदले में कुछ मिलता नहीं है। चाइना में ये सब बेवकूफियां नहीं है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए वहां पे टैक्स चोरी वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट पे सरकार पैसा खर्च करती है। हमारे नेताजी अपनी जेब में सब डाल लेते हैं पैसा। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया हाउ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश? तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1949। इसके पहले इनके यहाँ डिक्टेटरशिप चलता था, बट ये भी एक तरह से एज गुड एज डिक्टेटरशिप ही था। सिर्फ दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए द वर्ड रिपब्लिक इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि जब लिखा है वन पार्टी रूल, ऑल द एंटरप्राइज एंड लैंड्स एंड ऑल वर ऑपरेटेड बाय हुम? बाय गवर्नमेंट। या आप ये भी बोल सकते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम चाइना में 1949 में आया, इसके पहले डिक्टेटरशिप था, कैपिटलिस्ट नहीं था। बट आज तो एज गुड एज मिक्स्ड इकोनॉमीज बन गई हैं सारी की सारी। ओके, कॉपी कर लीजिए कंटेंट। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एम्ड टू एंड चाइनीज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब ध्यान से बात सुनिएगा। इंडिया वॉज एंड चाइना वॉज, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे बिकॉज पहले तो एक ही थे, 47 के बाद अलग अलग हुआ। ऑल वर डिपेंडेंट ऑन वॉट चिल्ड्रन? फॉर देयर पर्सनल नीड्स, इट इज एग्रीकल्चर। बट क्या सैटेलाइट से महंगा चावल बिक सकता है? कभी नहीं बिकेगा। तो चाइना ने सोचा एग्रीकल्चर छोड़ो एंड कन्वर्ट योर सेल्फ इन टू एन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आटा दाल चावल दूसरे देशों से ले लेंगे, हम एग्रीकल्चर छोड़ के अगर चले जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? हमारा आउटपुट बढ़ेगा, उससे कमाई ज्यादा होगी, और उस कमाई को हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इंडिया में, ये हम नहीं कर पाए बेसिकली। तो प्राइमरली अगर हम प्राइमरी सेक्टर छोड़ के, एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाते, यहां पे मैं बोलूंगा कि 1947 तक ब्रिटिशर्स ने काफी दीमक की तरह इस देश को चरा, और 47 के बाद जब वो छोड़ के गए भी, तो कोई बहुत प्रोडक्टिव चीजें यहां छोड़कर नहीं गए थे। ऐसी ट्रीटी साइन करके चले गए कि 15-20 साल तक इंडिया ब्रिटेन को ही हेल्प करता रहेगा, अपने लिए कुछ खास कर ही नहीं पाएगा। यहां पे प्रॉब्लम उस समय की पॉलिटिकल लॉबी की थी। उन्होंने थोड़ी अगर दबंगई की होती, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को कमजोर ना साबित किया होता, तो शायद देश चाइना से आगे निकल सकता था। अब खैर ये हम अभी बैठे बैठे बोल सकते हैं, उस जमाने में उन्होंने यही सोचा होगा, ब्रिटिशर्स ने शायद बोला होगा इसी कंडीशन पे छोड़ के जा रहे हैं कि अगले 20 साल तक हमको रॉयल्टी चाहिए यहां से, और अगर उस समय गांधी जी ने रॉयल्टी तो मैं नहीं दूंगा, जाओ हम नहीं छोड़ेंगे, और लड़ाइयां होती। तो सोचा गया पहले इनको बाहर भगाओ फिर देखा जाएगा। तो उस समय की समस्याएं अपनी थी। बट अगेन द थिंग वाज दिस कि अगर एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्री में आ जाते तो कमाई ज्यादा होती। और अगर उसके बाद हम आ भी गए, तो हमारे किसान तो आप जानते ही हैं, किसान को सरकार पैसा देती है सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, और वो अपनी बेटी की शादी में दहेज देता है उस पैसे। लोग यहाँ बहुत कलाकार टाइप के हैं ना, पैसा मिला किसी और पर्पस के लिए, खर्च कर दिए किसी और पर्पस के लिए। क्यों? बिकॉज द लीगल सिस्टम वॉज वेरी 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 वीक इन इंडिया। ओके, कर लिया अपडेट? चलिए। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम माओ जेडंग का था, जहां पे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया अपने दूसरे 5 ईयर प्लान में। कब इंट्रोड्यूस किया बच्चों? 1958। हमारे यहां भी पहला 5 ईयर प्लान कब बना था? 1951, और दूसरा बना 1956। तो डेट की टाइमलाइन अगर आप देखें, तो हमारे यहां भी 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान था, और इनके यहां 2 साल बाद बना। बट स्टिल इनका जो डेवलपमेंट है वो हमसे बहुत ज्यादा था, और रीजन यही थी बस डेवलपमेंट ज्यादा होने की, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया, हमने सिर्फ नाम पे ध्यान दिया। Got it? Update quickly. So what was the aim of this program? To convert the agriculture economy into modern one through industrialization, and massive infrastructure का काम किया गया for the production of iron and steel. हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील में काम किसने किया भाई? टाटा ने काम किया, आदित्य बिरला ग्रुप ने काम किया। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो किया, बट कंट्री एज अ होल ग्रो नहीं कर पाया। सो पीपल वर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इन देयर बैकयार्ड्स एंड प्लॉट्स। घर के पीछे का जो खाली एरिया होता है, वहां पे लोगों को बोला गया आप छोटी छोटी एंसिलरीज वगैरह लगाइए। आज यहाँ पे कोई मोहल्ले में घर में छोटा सा बिजनेस चालू कर देता है, पहले तो मोहल्ले वालों की काली नजर लग जाती है, फिर जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वो जाके थाने में कंप्लेन कर देगा, पुलिस वालों को कुछ पैसे खिला देगा, और पुलिस वाले आके उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान बंद करवा देंगे। और घर में अगर आपने बेकरी वगैरह, कोई बाइंडिंग हाउस, कोई प्रेस छोटी सी लगा ली, वो चले आएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले और छापा मार देंगे आपके यहाँ, और फिर उनको घूस चाहिए। तो ये सब चीजों को सोचते हुए इंडियन बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कभी बात कर ही नहीं पाते थे।
इन रूरल एरियाज कम्यून्स दैट इज कम्युनिटीज वर स्टार्टेड, जहां पे कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट हुई। अब देखिए उनके यहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग कब स्टार्ट हुई? 1958 में। हमारे यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट 70s के भी बाद आए। तो इनको एक प्रॉब्लम तो था कि इनके पास कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक स्टार्टिंग से ही। व्हाट दे डिड फॉर देयर ग्रोथ। हमने अपने सर्वाइवल के लिए काम किया, क्योंकि हमारे तो ब्रिटिशर्स पूरा बर्बाद करके चले गए थे। चाइना में एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा बर्बाद नहीं किया था। समझ में आ गया? तो पूरी की पूरी फार्म पॉपुलेशन वॉज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फार्मिंग, और इससे भी जो इनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था वो बहुत कम था, द रेवेन्यू वॉज गुड, तो फार्मर्स को प्रॉफिट होता था। हमारे फार्मर्स के अंदर तो विल टू वर्क ही नहीं था, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में उनको पता था हम जो भी कमाएंगे जमींदार उठा के ले जाएगा, तो हमें कुछ बचेगा तो है ही नहीं। तो बेचारों की काम करने की जो चाहत थी वही एकदम से खत्म हो चुकी थी। तो मोटिवेशन का इशू था। मोटिवेशनल स्पीकर उस समय अगर विवेक बिंद्रा साहब हुआ करते, या अगर कृष्ण जी होते, या मेरे को बुला लिया होता, तो ये सब काम इंडिया में ना होता। तो प्रॉब्लम ये थी कि विल टू वर्क, विल टू सेव, जमींदारी सिस्टम की वजह से खत्म हो चुका था। चाइना में जमींदारी सिस्टम वगैरह कभी रहा ही नहीं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट बड़ी प्योर एंड श्योर थी अपने लोगों की तरफ। कॉपी क्विकली चलो, चलिए। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में 30 मिलियन पीपल वर सफर्ड ड्यू टू ड्रॉट एंड डिजास्टर। इससे ज्यादा नुकसान तो नागासाकी पे हुआ था, जब जापान में अमेरिका वालों ने वर्ल्ड वॉर के बाद एटम बम फोड़ा था। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चाइना के साथ लड़ाई हो गई, और लड़ाई मतलब वो हाथापाई वाली लड़ाई नहीं थी। सो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुलवा लिया। तो यहाँ पे चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा सफर कर गया, और चाइना ने इसी दिन से बात सीखी कि भाई अगर अपने भरोसे रहेंगे तो तरक्की करेंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर ओन सेल्फ। तो इन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात 1958 में ही समझ ली थी। इंडिया ने सेल्फ रिलायंस को 1991 में समझा। तो आप समझ लीजिए लगभग 30-32 साल के बाद। तो बस यहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। सेकेंड 5 ईयर प्लान, अगेन प्रॉब्लम्स हमारी अलग थी, उनकी अलग थी, बट उसके बावजूद भी इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने कुछ भी काम नहीं किया, हमने काम किया, बट हमारे लोगों ने उतना काम नहीं किया जितना वो कर सकते थे, जितनी एफिशिएंसी रखते थे, क्योंकि उनकी विल टू वर्क ही पूरी की पूरी बेकार हो चुकी थी। और हर बात पे कंपटीशन दिखाना, मेरे पास बड़ी गाड़ी तुम्हारे पास छोटी गाड़ी, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से कम सफेद क्यों है, तो ये सब जो शोबाजी वाला चक्कर है, सब हिंदुस्तान में पागलपंती रहती है। गॉट इट क्लियर? अपडेट दिस। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स। तो अगर रशिया वाले भागते ना, तो शायद चाइना आज इतनी तरक्की ना करता जितनी कर पा रहा था। तो सेल्फ रिलायंस इन्होंने सोच लिया। सो 1966 में माओ जेडोंग साहब ने ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जहां पे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। सर ये क्या होता है? आपके स्कूल वगैरह में SUPW होता होगा, देखा आपने? आजकल वो SUPW CBSE में शिफ्ट कर दिया गया सेवा प्रोग्राम में। भाई देखिए कि अगल बगल रियल लाइफ में लोग किस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। मार्केटिंग सीखनी है तो जाओ दुकान पे, शोरूम में बैठो, चीजों को डायरेक्टली समझो। तो जब हम इस बात को ध्यान देते हैं बच्चों, दैट स्टूडेंट्स वर सेंट टू लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, तो पता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वोकेशनल एजुकेशन, जिसको हम इंटर्नशिप का भी नाम दे सकते हैं। कि रियल वर्ल्ड में जाके देखिए कि क्या काम किस तरह से होता है। जैसे बोलते हैं ना, वर्क एक्सपीरियंस इज कंपलसरी फॉर डूइंग MBA फ्रॉम IIMs एंड ऑल दैट। जिनके पास वर्क एक्स नहीं होता जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पॉलिसी डिसीजन है, बट जनरली IIMs उनको इंटरव्यू के बाद बाहर कर देता है। ISB हैदराबाद में तो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अगर नहीं है तो अपने आप गेट के एग्जाम में टॉपर भी बन जाइए, पूरा स्कोर लिया तब भी वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो उनके ब्रोशर में लिखा हुआ है। तो चाइना ने ये सब चीजें जब हम चौथे 5 ईयर प्लान पे पहुंचे तब से उन्होंने स्टार्ट की थी। और हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा कब दिया गया? 2014 में, जब NSDC सेटअप हुआ है। बढ़ावा दिया गया मतलब पहले था 2006 में इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन आ चुकी थी, ऑन पेपर पॉलिसी बन चुकी थी, बट बढ़ावा दिया गया जब NSDC आया 2014 में। और स्कूल वगैरह में जो सेवा प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दो बच्चे दोस्त यार गए थे, फोटो खिंचा के अपनी फाइल में लगा दिए। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए सिर्फ वो एग्जाम में लिख के आए गधे की तरह और उल्लू की तरह नंबर पा जाए खोपड़ी से एकदम पैदल,
तो ऐसी एजुकेशन इज प्रैक्टिकली एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो ही है। इस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। लोग एमबीए करते हैं, कहते हैं नौकरी मिल जाए। अरे तो भैया एमजेए करना चाहिए था ना, मास्टर्स ऑफ जॉब एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए काहे किए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीए? महाबेकार आदमी। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भैया बिजनेस को एडमिनिस्टर करने का कोर्स आपने किया है। कोई स्टार्टअप के बारे में सोचो, सीईओ लेवल का जॉब ज्वाइन कर लो। वो अर्जी फर्जी चिंटू छाप इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लेंगे और 25,000 महीने की तेल बेचने की नौकरी पकड़ लेंगे और कॉलर उठा बोलेंगे एमबीए हूं एमबीए। महाबेकार आदमी। समझ गए? समझ गए भाई वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट चाइना में कब आया? ये कौन है सर? अब इन भाई साहब ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में इंट्रोड्यूस किए थे और बेटर। इनका नाम था डेंग शियोपिंग। नाम एक तो बड़े भयंके भयंके होते हैं क्या? शॉपिंग। अच्छा शाप, शाओ, ओके। अच्छा और वो रेडमी का फोन आता है ना, श्योमी का, उन्हीं के दादाजी होंगे। अरे प्रोनाउंसिएशन तो जिसने जो बना लिया वही बन गया। चलिए, तो इनको ढंगा पोंगा बोल दीजिएगा। ठीक, ढेंग शाओपिंग। ये शॉपिंग बहुत करते रहे होंगे इसीलिए, या इनके पैदा होने के टाइम में इनकी मम्मी ने बहुत शॉपिंग की होगी तो इनका नाम शॉपिंग रख दिया गया परिवार का। तो जो हमारे आज मोदी जी काम कर रहे हैं, समझ लीजिए वो काम यहाँ 1978 में स्टार्ट हो गया। तो दो बातें याद रखिएगा। पहला प्रोग्राम कौन सा था भाई? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। किसने स्टार्ट किया था? माओवादी ने। माओवादी ने नहीं, माओ जिडोंग ने। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? डेंग शॉपिंग। समझ में आ गया? चलिए, इसकी कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।